हमारा पहला चैप्टर है व्हाट इज सी। ठीक है, इसको जब आप खोलेंगे तो पहले चैप्टर के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे सी की आपके पास एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, कि सी क्या है, ये कब बनी थी, हम क्यों सी पढ़ते हैं। इस जगह पे ये जो आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है, इन माय ओपिनियन वाला, ये पैराग्राफ आपको बता रहे हैं कि भाई सी हम क्यों सीख रहे हैं, सी सीखने का आपको फ़ायदा क्या है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है। इससे पहले इस जगह पे आपको ये हिस्ट्री वाला पोर्शन बताया हुआ है कि C++ जो है इस बंदे ने बनाई थी, डेनिस रिची ने बनाई थी 1972 में। ठीक है, तो ये इसको जनरली पढ़ लें, इसको बेसिक जैसे एक हिस्ट्री किसी चीज़ की पढ़ते हैं उसके बारे में पढ़ लें। इसमें आपको पता चल जाएगा कि सी के क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं है। गेटिंग स्टार्टिंग विद सी, इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि भाई सी लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो मिलके क्या बनते हैं, और वो वर्ड्स मिलके बन जाते हैं सेंटेंसेस और फिर पैराग्राफ। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी जगह हमारे पास 1 2 3 अल्फ़ाबेट्स हो गए, डिजिट्स हो गए या स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए। उनको हम सेव करते हैं कॉन्स्टेंट्स में, वेरिएबल्स में, या वो मिलके बन जाते हैं, ये डिजिट्स मिलके कीवर्ड्स। जैसे इफ़ हमने आज एक कीवर्ड पढ़ा है, ठीक है, एल्स एक कीवर्ड है, और फिर इनकी कम्बिनेशन से हम इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं। मसलन मैं कह देता हूँ इफ़ एक्स इज़ लेस देन वाई, ये एक इंस्ट्रक्शन आ गई है। प्रिंट एफ, ये पूरी जो हम लिखते हैं ये एक इंस्ट्रक्शन आ गई। और बहुत सारी जब इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्रोग्राम। फिर C++ के अंदर हमारे पास ये कैरेक्टर्स, इन कैरेक्टर्स को समझती है, बड़े अल्फ़ाबेट्स को, स्मॉल को, इन डिजिट्स को समझती है, और ये वो सिंबल्स हैं जिसको सी लैंग्वेज समझती है, आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने बताया कि आपके पास 3 किस्म की चीज़ें होती हैं। एक होता है कांस्टेंट, ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी नहीं हो सकती, तो वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो हम वेरिएबल नहीं कह सकते, मेमोरी में एक ऐसी लोकेशन जिसकी वैल्यू आप नहीं चेंज कर सकते। वेरिएबल्स हम पढ़ चुके हैं, जितने एक्स वाई जेड जितने भी पढ़ रहे थे। कीवर्ड, ये वो वर्ड्स हैं जिनको मिला के हमारी सी लैंग्वेज बनी है। ठीक है, रिजर्व वर्ड्स जो सी लैंग्वेज में जिनके कोई मानी है। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये इसने बताया हुआ है, यहाँ पे आपको समझाया हुआ है। इस चैप्टर को यहाँ पे पढ़ें। वही चीज़ है कि अगर आपने कह दिया x इज इक्वल टू 3, तो आपके पास मेमोरी में किसी लोकेशन पे आके x की वैल्यू 3 हो जाएगी। बाद में आप उसकी वैल्यू चेंज करें तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास वेरिएबल होता है। कांस्टेंट क्या होते हैं, 2 टाइप के कांस्टेंट होते हैं। ये कांस्टेंट हम इंशाल्लाह क्लास में अगली में पढ़ेंगे, या कहते हैं तो अभी मैं समझा भी देता हूँ। प्राइमरी कांस्टेंट होते हैं और सेकेंडरी कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो प्राइमरी कांस्टेंट्स हैं वो हम लोगों ने अभी पढ़ने हैं स्टार्ट में, कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, रियल कांस्टेंट क्या होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट। मतलब आपने अगर एक x के अंदर 5 डाल दिया है तो आप उसकी वैल्यू अब इसके बाद 6 नहीं कर सकते, आपको कंपाइलर एरर देगा। वो कांस्टेंट होता है। रियल कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू 5.5 होगी। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होगा, वो ब्रैकेट के अंदर आपने कोई लफ्ज़ लिखा होगा, वो आप चेंज नहीं कर सकेंगे। ये ज़रा से एडवांस कांस्टेंट है, ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ फ़िलहाल हमारा काम नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सेकेंडरी कांस्टेंट्स जो है एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर यूनियंस होते हैं। कांस्टेंट को बनाने के रूल्स क्या हैं। ठीक है, कहते हैं इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। डिजिट तो होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5। अगर वो इंटीजर है तो उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर कोई साइन इसके साथ नहीं है तो अगर 5 मैंने लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब है ये +5 है। ठीक है, ये बेसिक बातें इन्होंने की हैं। ये कुछ कांस्टेंट्स की उसने आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि ये कांस्टेंट्स हैं हमारे पास। इसी तरह रियल कांस्टेंट्स जो आप बनाते हैं, जैसे 5.5 एक रियल कांस्टेंट है, इसके भी वही रूल है कि इसके अंदर एटलीस्ट 1 डिजिट हो, इसमें डेसिमल पॉइंट अब मस्ट है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और अगर कुछ भी नहीं लिखा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला पॉजिटिव कंसिडर किया जा रहा है। इसके अंदर आपने कॉमास और ब्लैंक्स बीच में नहीं देने। आप ये नहीं कह सकते 52 फिर स्पेस देके फिर स्पेस देके 0.5 कर दिया, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मैंने ऑलरेडी मेरे ख्याल से 20 सेक्शन को आपको बताया भी था कि इसका मतलब क्या है। 3.2, इसका मतलब है 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5, ये -5 लिखे। ठीक है, तो -5 का मतलब ये है कि इस तरफ
5 टाइम्स आगे चला जाए, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.2 की जगह ये आ जाएगी 1 2 3 4 5, ये नंबर बन जाएगा। तो इसी को जब आप वापस लेके आते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 0.002, तो इसको एक स्टेप आप यहाँ ले आए, -1 -2 -3, तो आप कह सकते हैं 2.0 इंटू 10⁻³ और इसको आप इस तरह से लिखेंगे 2e 2.0 e -3, ठीक है। तो यहाँ पे हम C में इस तरह से लिख सकते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट, ये आपके पास कैरेक्टर कांस्टेंट है जो सिंगल कोट्स के अंदर आप लिखते हैं, जैसे ये हो गया, ये भी इवन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट। वेरिएबल्स, वेरिएबल के नाम जब हमने अभी तक लिख रहे हैं x y z, कोशिश करें मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। वेरिएबल का नाम जो है वो आपके पास एक x भी हो सकता है और 31 कैरेक्टर्स लंबा वर्ड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि सैलरी अंडरस्कोर ऑफ टीचर्स इन, ये अंडरस्कोर मैं साथ लग रहा हूँ, इवनिंग इज इक्वल टू 5200, ये एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। अब इतना बड़ा मैंने नाम रखा है लेकिन इसमें स्पेस नहीं है, अंडरस्कोर लगाया हुआ है मैंने, ठीक है, स्पेसेस नहीं दी हुई, तो इतना बड़ा ये आपके पास 31 कैरेक्टर्स तक जा सकता है। इसके बाद उसने क्या है, उसके अंदर फर्स्ट कैरेक्टर आपके पास ये भी हो सकता है, आप कह दें _x, अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप #x नहीं कर सकते, आप $x नहीं कर सकते, आप $x इसका नाम नहीं रख सकते, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फाबेट, या अल्फाबेट होगा, आप ये भी नहीं कह सकते 5x एक वेरिएबल है, उसका नाम या अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर स्टार्ट में होगा। सिर्फ अंडरस्कोर के बजाय लोग स्पेस भी देते हैं सर, स्पेस नहीं दे सकते, स्पेस नहीं दे सकते इसमें C में। सही। इसके बीच में आप कोई कॉमा ब्लैंक्स नहीं लिख सकते, कोई स्पेशल सिंबल मींस क्वेश्चन मार्क या कॉमा या हैश, ये नाम के बीच में नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे ये आपके पास कुछ उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन में डिफरेंट नहीं होना चाहिए। देखें, इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है और डिक्लेरेशन, जब मैंने कह दिया इंटीजर x, इसका मतलब है मैंने x को डिक्लेयर कर दिया है, और इनिशियलाइज का मतलब ये है कि इसको मैंने पहली कौन सी वैल्यू दी है, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाता है डिक्लेरेशन, और ये कहलाता है इनिशियलाइजेशन। क्लियर? अच्छा, इसमें ये वाली बात स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, वो कहते हैं इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट पता है ना सूद को कहते हैं, तो बैंक के अंदर हमारे पास इंटरेस्ट कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं अगर आपने एक इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाना है तो उसके अंदर आप वेरिएबल्स के नाम, ये एग्जांपल दे रहा है, ठीक है ना, कोई भी प्रोग्राम, तो ये अब जैसे अगर आपने इस तरह के नाम रख दिए तो इनका क्या मतलब है, इसकी हो सकता है बैंकिंग के अंदर कोई ना कोई मीनिंग हो, लेकिन ABC से हमें नहीं पता चल रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मैं 2 नंबर्स एंटर कर रहा हूँ तो x y इतने मीनिंगफुल नहीं है, जिसके मुकाबले में मैं कह दूँ num1 और num2 है। सैलरी एंटर कर रहा हूँ तो मैं अगर लिखूँ x के अंदर सैलरी है तो उसकी जगह बेहतर ये कि मैं लिखूँ सैलरी, ताकि मेरा अगर बहुत बड़ा कोड है, लेट्स सपोज ये 10,000 2,000 या 5,000 या 6,000 लाइन का कोड है और मैं इस एरिया में आता हूँ और मुझे यहाँ पे x नज़र आता है, तो मुझे क्या पता चलेगा ये x क्या है। हो सकता है मैंने x यहाँ डिक्लेयर किया हो, लेकिन अगर मैंने मीनिंगफुल नाम दिया तो मुझे समझ आ जाएगी कि इसके अंदर किस चीज़ की वैल्यू आ रही है, सैलरी है, टैक्स है, क्या चीज़ है वो इसके अंदर कर रही है, ठीक है। ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके C के अंदर अपने मैनी है, आप इनमें से कोई वर्ड एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। अगर आपने ये जैसे ऑटो लिखा है, अगर आपने लिख दिया इंटीजर ऑटो तो ये आपको एरर देगा, ये आपको अलाउड नहीं है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके C++ में मतलब है, जिसमें से हमने आज ये भी पढ़ लिया है, हम ये पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, रिटर्न हम देख चुके हैं, देखें शॉर्ट हमने देखा था, साइंड के बारे में मैंने बताया था, अभी हाँ कैरेक्टर हम देख चुके हैं, कहाँ है ये कैरेक्टर है, फ्लोट भी हो चुके हैं। तो बस इसमें बहुत सारी चीज़ें दी है, इसमें एल्स भी होगा, ये एल्स भी है, ये मैं एल्स देख रहा था,
डबल हो गया, ठीक है, फ्लोट हो गया, फॉर अभी हम पढ़ेंगे। तो ये तकरीबन वॉइड मैंने आपको उस दिन बताया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके अपने मानी है। इन ये हमारे पास बेसिकली C++ के रिजर्व वर्ड्स हैं। हाँ, इनके लिए बेहतर आजकल वर्ड्स ये होते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स, इनके अपने मानिए। इनको हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते। सी का एक सिंपल सा उसने प्रोग्राम बनाया यहाँ पे। यहाँ पे उसने बेसिकली क्या किया, ये आप देखिए कमेंट्स हैं, इससे अपने लिए कमेंट्स दिए हुए हैं। कमेंट आप अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में दे सकते हैं ताकि आप प्रोग्राम खोलें तो आपको पता चल जाए डिस्क्रिप्शन क्या है। इसको कंपाइलर इग्नोर करता है। ये वाइड मेन है, P और N दो नंबर्स हैं, R और S दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। इन्होंने इस फार्मूले में उसको डाल के उसको सिंपली फ्लोट में प्रिंट किया, %f डाला हुआ है जिसने प्रिंट किया हुआ है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसको आप बना के रन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें जिस तरह मैं ब्रैकेट्स लगाता हूँ इसी तरह ब्रैकेट्स हैं और ब्रैकेट्स के बाद स्पेस देके इसने काम किया हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करना है। फॉर्म ऑफ सी प्रोग्राम, इसको थोड़ा देख लें। ईच इंस्ट्रक्शन इन सी प्रोग्राम इज रिटन एज अ सेपरेट स्टेटमेंट, ठीक है। आपने हर चीज़ को अलहदा स्टेटमेंट लिखनी होती है। द स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम मस्ट अपीयर इन द सेम ऑर्डर इन विच वी विश देम टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। उसका सीक्वेंस, क्योंकि कंप्यूटर ने 1 2 3 4 इस तरह करके नीचे आना होता है। ये नहीं कर सकते कि आप कहते हैं मैंने पहली स्टेटमेंट जो रन करनी है वो आखिरी वाली हो। उसका अपना भी तरीका होता है। एक तरीका ये भी होता है कि आपका प्रोग्राम है चल रहा है और मैं कहूँ कि अगर इस प्रोग्राम में ये कंडीशन ट्रू है तो ये यहाँ से आके यहाँ पे रन करना शुरू कर दे। इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस में ही जाएंगे, हम इस तरह नहीं जा सकते कि ऊपर चले जाएं। ऑल स्टेटमेंट शुड बी इन लोअर केस लेटर्स, ठीक है। ये कुछ तरीके हैं लोअर, क्योंकि हमारा कंपाइलर इन दोनों चीज़ों को अलहदा समझेगा। अगर आप ये लिखें इंट तो वो इसको गलत कहेगा, क्योंकि उसके लिए ये इस आई और इस आई में फ़र्क है, इस x और इस x में फ़र्क है। अगर आपने फ्लोट इस तरह लिख दिया तो आपको एरर आएगा, ठीक है। सी हैज़ नो स्पेसिफिक रूल्स फॉर द पोजीशन एट विच द स्टेटमेंट इज़ टू बी रिटन इन अ गिवन लाइन। आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि अगर वॉइड मेन आपने यहाँ पे लिखा है मेन, तो फिर उसके बाद बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखें और यहाँ पे इसको ख़त्म करें। ये एक एटिकेट्स हैं प्रोग्राम लिखने की। और हर सी की जो वो है स्टेटमेंट वो इससे ख़त्म होगी विद द एक्सेप्शन ऑफ इफ़, एल्स, फॉर, ठीक है। इस तरह ये स्टेटमेंट्स हम देखेंगे फ्यूचर में, इन सब में हम नहीं लिखते। कमेंट्स वो चीज़ें होती हैं जिनको हम अपनी आसानी के लिए कोड के अंदर लिखते हैं, जिसको कंपाइलर इग्नोर करता है। सी के अंदर ये था, ये निशान यहाँ से शुरू होता था, यहाँ पे ख़त्म होता था। इसके बीच में जो कुछ है इसको कंपाइलर इग्नोर करेगा। इसको मल्टीपल लाइन भी कहते हैं कि आपने यहाँ पे ये इस तरह कर लिया और ख़त्म यहाँ पे कर दिया, तो इसके बीच में सब कुछ इग्नोर हो जाएगा। सी लैंग्वेज के अंदर जो है वो ये है, C++ के अंदर डबल स्लैश का, हाँ, डबल स्लैश का मतलब ये है कि इस लाइन के आगे अगर मैंने डबल स्लैश लगा के कुछ लिख लिया, सॉरी, इधर मैंने डबल स्लैश लगा के कुछ भी लिख लिया तो ये लाइन तो वो एग्जीक्यूट कर लेगा लेकिन इसको इग्नोर कर देगा। तो ये कमेंट्स है हमारे पास, ठीक है। सर जिस तरह C++ में डबल लाइन और सिंगल लाइन, इस तरह सी में भी है क्या डबल लाइन? कमेंट? सी लैंग्वेज में नहीं है ना, वो सी लैंग्वेज में नहीं है, लेकिन सिंपल कमेंट है उसमें। सिंपल कमेंट ये देखिए यहाँ पे उसने बता दिया कि एनसीसी आपको इस ये वाले कमेंट्स भी अलाउ करके देती है, सिंगल लाइन कमेंट्स। मेन क्या है इसको पढ़ें। मेन हमारे जो हमारा प्रोग्राम है उसका क्रिटिकल पार्ट है किसी भी सी प्रोग्राम का। अब इसमें क्या है, मेन एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट आपके पास कुछ कोड्स अगर मैं लिख देता हूँ और मैं कहता हूँ ये कोड जो है मुझे लेट सपोज रेडियस ऑफ अ सर्कल फाइंड करके देगा और मैं इसका नाम दे देता हूँ रेडियस, ठीक है। तो जब भी मैं रेडियस का फंक्शन कॉल करूँगा और इसको कहूँगा कि इस सर्कल की या एक्स की का रेडियस मुझे निकाल के दो तो ये मुझे जवाब दे दे उसका। तो ये जो बंच ऑफ इंस्ट्रक्शन जब हमने कंबाइन की होती हैं इसको हम बोलते हैं फंक्शन, जो कोई स्पेसिफिक काम करती हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है जो ऑड और इवन नंबर को निकालता है तो वो एक स्पेसिफिक काम कर रहा है ना, तो हमारा मेन भी एक फंक्शन है जो कि एक काम कर रहा है। फंक्शन को हम डिटेल्स में फिर फ्यूचर में देखेंगे। यहाँ पे बताते हैं कि मेन जो है वो दो ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ लिखा होता है वो मेन का हिस्सा होता है। जैसे हम हमेशा करते हैं इंटीजर मेन
और इसके अंदर जो कुछ आपने लिखा वो इस मेन फंक्शन का हिस्सा होता है। फिर मैं आपको बताऊंगा और फंक्शंस को कैसे बनाते हैं, उसको मेन में कैसे कॉल करते हैं, ये हम फ्यूचर में देखेंगे। ये उसने बता दिया कि मेन इस तरह से होता है, ये हम देखते रहें। रिटर्न लिखा नहीं लिखा, बाज़ कंपाइलर्स इसमें इशू देते हैं, बाज़ इसको इग्नोर करते हैं, ऐसे div c जो है इग्नोर कर लेता है। यहाँ पे वेरिएबल समझाए हुए हैं। वेरिएबल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब हम कोई वेरिएबल लेते हैं तो वो मेमोरी में स्पेस बन जाती है, फिर उस स्पेस के अंदर उसका बिट बाइट के ऊपर हम लोग ऑलरेडी लेक्चर 1-2 देख चुके हैं। प्रिंट एफ क्या है? ये प्रिंट करने की है। प्रिंट एफ के अंदर आपने यहाँ पे अपनी मर्जी का जुमला या उसको फॉर्मेट करने के लिए जैसे %f, %d वो लगा दिया और वो फिर यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ को डालना शुरू कर लेता है। इसके ऊपर हम एग्जांपल्स कर चुके हैं। इसको एक्सप्लेन करने, किसी को अगर कोई टॉपिक एक्सप्लेन फर्दर चाहिए तो मुझे रोकें, ठीक है। ये प्रिंट एफ हो गया। कंपाइलेशन आपको पता है क्या होती है? ये स्कैन एफ के ऊपर अभी डिस्कशन होगी यहाँ पे कि स्कैन एफ क्या होता है। आप देखिए यहाँ पे भी जब वो स्कैन कर रहा है तो एक ही लाइन में 3 वेरिएबल्स को स्कैन कर रहा है और हर एक के साथ क्या चीज़ लगाई है उसने? एंड कि इस कि जो कीबोर्ड से जो डेटा आ रहा है वो मेमोरी में सबसे पहला डेटा इंटीजर बन के पी की लोकेशन में चला जाए। तो मेमोरी में पी जहाँ पे भी पड़ी है उस एड्रेस पे जाके वो डेटा स्टोर हो जाए। मतलब मैंने 5 डाल दिया है, दूसरा फिर मैंने दूसरा नंबर जो एंटर किया कीबोर्ड से वो चला गया एन की लोकेशन पे, मतलब मैंने 20 डाल दिया। तीसरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो आर की लोकेशन पे चला जाएगा। तो आर की जो भी लोकेशन है उसमें लेट सपोज मैंने 5.2 एंटर कर दिए, तो ये आर की लोकेशन, ठीक है। तो ये स्कैन एफ हम ऑलरेडी इसकी एग्जांपल्स देख चुके हैं और अभी तक आप लोग प्रोग्राम बना भी चुके हैं। समरी पढ़ लीजिएगा। ये एमसीक्यूज़ को देख लें, मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगा इस वक्त इसमें प्रोग्राम्स में, इसमें अगर कोई प्रोग्राम है, ठीक है। ये भी देख लें। इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि भाई एरर क्या है। इसका आसान तरीका है, इस प्रोग्राम को टाइप करें और उसमें आपको एरर नज़र आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम देखते हैं। ये देखें, आप एक लाइन में इस तरह से लिख सकते हैं इंटीजर x और y। ये तो आप लिख सकते हैं कि x और y 2 इंटीजर है मेरे पास मेमोरी में, एक x है और एक y है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते इंटीजर x = 5, इस तरह करके नहीं कर सकते। या आप ये नहीं कर सकते इंटीजर फ्लोट b, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, ये ख़त्म हो गई यहाँ पे। तो आप देखिए उसने एक ही लाइन में यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाए, तो ये आपके पास इस लाइन के अंदर एरर आ रहा है। तो इस तरह हर एक लाइन को देखते जाएं कि इसके अंदर क्या एरर है, इससे आपकी ज़रा सी स्किल्स डेवलप होगी। पेपर किस टाइप का होगा सर? पेपर बहुत दूर है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, ठीक है। सर इंग्लिश मैम ने इनको बताया कि अभी चंद हफ्तों में होने वाले सर। मैं उस वक्त बता दूंगा आपको। अभी फ़िलहाल वैसे मेरे पेपर में ये होगा कि सारे प्रोग्राम्स ही आएंगे, ठीक है ना। जैसे अब ये इनमें से कोई प्रोग्राम आ गया, मतलब थ्योरी कोई नहीं होगी, जैसे अगर कंपाइलेशन का एक डेफिनेशन लिख ले? नहीं। कंपाइलर की डेफिनेशन पे आपने क्या करना है? ये सर ये तो ठीक है। अच्छा, अब ये देख लें, ये एक क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। उसने कहा है कि ये कोई बंदा है जिसकी, इधर अटेंटिव हो, एक आदमी है, उसकी आप सैलरी लें, उसकी जो भी सैलरी है उसका 40% अलाउंस, ये एक अलाउंस है, 40% अलाउंस कैलकुलेट करें। अगर उसको 100 रुपए मिल रहे हैं तो उसका 40% 40 रुपया हो गया, 40 और उसको हाउस रेंट उसका 20% मतलब 20 रुपए हाउस रेंट हो गया। इन सब को जमा करके बताएं कि इसकी टोटल सैलरी कितनी बन रही है। तो यूज़र से आप जो भी इनपुट लेंगे वो उस इनपुट का 40% निकाले, उसका 20% निकाले और फिर इन सब को ऐड करके बताए कि कितनी सैलरी है। ये कर सकेंगे या कर दूं? हाँ, किया हुआ है आप लोगों ने? चले, सर ये तो कोई आसान हाँ था सर। करवाया हुआ है मैंने। अच्छा चलें देख लें, जिन्होंने नहीं किया जल्दी से देख लें। यहीं पे मैं जल्दी से बना देता हूँ। एंटर सैलरी, ठीक है। यहाँ पे हमने इस वेरिएबल का नाम रख दिया सैलरी, ठीक है। अच्छा इस कोड को यहाँ पे हम खत्म कर लेते हैं। अब हमने इसका क्या करना है, फ्लोट में हमने डाल देना है, या फ्लोट की ज़रूरत ही इसमें नहीं है, हमारे पास सारा इंटीजर में हो रहा है। हम कहते हैं अलाउंस = सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 0.4, लेकिन चूंकि हम 0.4 कर रहे हैं तो
बेहतर ये कि हम इसको बताएं कि हमें इंटीजर में जवाब दे दे। बाज़ औक़ात ये इशू भी देता है, ठीक है। ये क्या करेगा, इस जवाब को कैलकुलेट करेगा और इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, फिर इसमें स्टोर करेगा, तो कोई इशू नहीं होगा। फिर हम कहते हैं इंटीजर रेंट इज इक्वल टू, इंटीजर कर लें और यहाँ पे आप कह दें सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ठीक है। और फिर आप कह दें इंटीजर टोटल इज इक्वल टू सैलरी प्लस रेंट, ठीक है। और इसके बाद आप कर दें प्रिंट एफ %d और टोटल, तो इसकी टोटल सैलरी आ जाएगी, कह सकते हैं टोटल सैलरी इक्वल टू। तो इसको हम रन करते हैं। सर इसके साथ एंड नहीं लगाएंगे? अच्छा, यहाँ पे एंड सैलरी, क्या मसला आ रहा है? सर वहाँ पर और सेमी कॉलन नहीं डाला, ठीक है। लेट सपोज मैं 5000 देता हूँ, तो मुझे बता रहे हैं इसकी सैलरी इतनी बनती है। क्लियर है? अच्छा, आगे हम देखते हैं दूसरा। ये बहुत आसान प्रोग्राम है। इस पे आपने यूज़र से पूछना है कि मुझे बताओ कि दो सिटीज़ के दरमियान डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस आपने ले लिया, फॉर एग्जांपल उसने कह दिया 25 किलोमीटर है, कितना है? तो आपने डिस्टेंस जो भी लिया है वो किलोमीटर में लेंगे, तो यूज़र 25 एंटर करेगा। आप नेट पे जाके देख लें कि अगर डिस्टेंस हमारे पास 25 किलोमीटर है तो मीटर में ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आप इसको कर लें 25 इंटू 1000। फिर देख लें कि 1 मीटर के अंदर कितने फीट होते हैं, तो वो आप कर लें मीटर इंटू जितने भी फीट आते हैं उसको मल्टीप्लाई कर लें। इंचेस क्या है, 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, तो फीट इंटू उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद इन सब को प्रिंट कर दें कि टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर इतना है, इन मीटर इतना है, इन फीट इतना है और इंचेस में इतना है। कर सकेंगे? यस सर। हाँ, नहीं कर सकेंगे? ट्राई करेंगे सर, मुश्किल नहीं लग रहा सर ये चीज़। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मीटर इन किलोमीटर। प्रोग्राम कर ले सर। हाँ, फीट टू मीटर। क्या चीज़? नेट नहीं है, चले ये कल कर लेंगे। हॉटस्पॉट ऑन कर दूँ? कल हमारी क्लास नहीं है फिर। अच्छा, आपने देखें ये करना है, इसको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। ये डिस्टेंस ये करना है, इसके अंदर आपने यूज़र से 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं, उसका सम निकालना है। एग्रीगेट जो होता है बहुत लोगों को मतलब नहीं पता था, एग्रीगेट का मतलब है 5 नंबरों का सम क्या है और उसकी परसेंटेज क्या है। अगर टोटल मार्क्स हर सब्जेक्ट के 100 है, मतलब आपने 500 के अंदर इसकी परसेंटेज निकालनी है। समझ आ रही है? 5 यूज़र से सब्जेक्ट के वो लेने हैं और उसके बाद निकालनी है। इधर क्या है, आपको टेम्परेचर का फार्मूला पता होना चाहिए, फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। नेट पे जाके देखें कि फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यूज़र से आप फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर लें और फिर उसको सेंटीग्रेड के फार्मूले में डाल दें, जो भी इसका फार्मूला होता है उसके अंदर इसको पुट करें और इसको स्क्रीन पे प्रिंट कर दें। इसी तरह ये इन्होंने चीज़ दी हुई है, ये आपके पास पेजेस जो होते हैं, प्रिंटिंग के पेज होते हैं, उनके साइजेस होते हैं A0 से लेके A8 तक मुख्तलिफ साइजेस होते हैं, ठीक है। इनके ये साइज़ कैसे डिटरमिन होते हैं? A0 जो है उसका साइज़ ये है, आप ये समझ लें 1189 इंटू 841। अब नया पेज जो होगा उसमें ये चीज़ इधर आ जाएगी 841 और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया A1। A2 जो होगा उसके अंदर ये जो भी चीज़ आई हुई है x, ये यहाँ पे इसकी लेंथ बन जाएगी और दिस डिवाइडेड बाय 2 इसका विड्थ बन जाएगी। तो इस तरह आपने 8 कैलकुलेट करने हैं, A0 को कैलकुलेट करने हैं, A1 को करना है, A2 को करना है, अप टिल A8 और इसको स्क्रीन पे प्रिंट कर दें। क्लियर है? अभी तक तो कोई मुश्किल चीज़ पड़ी नहीं है। अच्छा जी, ये चैप्टर भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं,
इसको थोड़ा सा, इसको जल्दी से हम देख लेते हैं स्पीड में। कोई बात नहीं, क्या इशू नहीं। ठीक है, चैप्टर 2 को आप लोग खुद देखें। इसके अंदर देखें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसमें 3 चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं कि डिक्लेरेशन क्या होती है, अर्थमेटिक स्टेटमेंट क्या होती है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन उन्होंने नहीं बताया हुआ, ये चैप्टर 3 में आएगा। ठीक है, चैप्टर 3 में। तो अब ये टाइप ऑफ डिक्लेरेशन उसने बताई हुई है कि भाई आपने वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना होता है। तो वो ये आपको बताया, अगर इंटीजर है इस तरह करेंगे, फ्लोट है इस तरह, कैरेक्टर है तो इस तरह से डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो ये आपको डिक्लेरेशन के ऊपर इन्होंने चैप्टर दिया हुआ है। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में आपको बताया हुआ है कि ये प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, मॉडुलस, ये क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस वो होती हैं जिसके अंदर आपके पास ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो वो बताई हुई हैं, इन सब को देख लें। मुख्तलिफ इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं कि जैसे फ्लोट, ये कुछ वेरिएबल्स हैं, ये कुछ इंटीजर वेरिएबल हैं, इन सब की इन्होंने एक अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन बनाई है। इसी तरह ये भी हमारे पास एक अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है। तो आप अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को ज़रा काइंडली पढ़ लीजिए। फिर ये इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन्स है। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि इसके अंदर जब आपके पास इंटीजर से फ्लोट में जाता है नंबर, लेट सपोज 5.2 को अगर आप इंटीजर में स्टोर करेंगे तो 5 आपके पास स्टोर होगा और बाकी ये 2 ट्रंकेट हो जाएंगे। तो इस चैप्टर को काइंडली पढ़िएगा। फिर टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट में आपको बता चुका हूँ कि अगर मेरे पास एक इंटीजर है और एक यहाँ पे लेट सपोज शॉर्ट है, तो ये दोनों इंटीजर बनेंगे और फिर इन्होंने किसी वेरिएबल में जाना है। अगर असाइनमेंट के इस तरफ मेरे पास फ्लोट है तो बेहतर ये है कि मैं यहाँ पे बताऊँ कि इसको फ्लोट में कन्वर्ट करो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम को इंटीजर में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो ये काइंडली ये चीज़ें पढ़ लें। हम टाइप कास्टिंग को अगली क्लास में देखेंगे। हाँ, वीडियो तो बन रही है। सर बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि नहीं करते एक्सरसाइज। चले मैं पहले ये हायरार्की बता देता हूँ। हायरार्की को समझ लें। हायरार्की का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 5 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो हायरार्की ये है कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। देखिए इनकी प्रायोरिटी, डिवीजन भी हाँ, अगर आप कहें 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर क्या होगा, फिर यहाँ से शुरू होगा, पहले इसको सॉल्व करेगा फिर इस जवाब को इसके साथ सॉल्व। चेक करना, मैंने इसको हाईलाइट किया था तो इसने फर्स्ट प्रायोरिटी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को दिया। ठीक है ना, पहले मल्टीप्लिकेशन, अच्छा इसको दिया उसने। हाँ, तो ये डिमांड रूल के मुताबिक नहीं है सर। अभी देख लेते हैं हम इसको। अगर उसमें आपने पैरेंथेसिस डाल दिए तो पैरेंथेसिस पहले काम करेंगी। अभी हम देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बल्कि हम इस तरह कर देते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2। अब मसला ये है कि जब मैं 5 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो उसमें हमारे पास फ्लोट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो तब आएंगे कि ये आपस में ट्रंकेट हो जाएगा, तो आपका जवाब डिफरेंट नज़र आ रहा होगा आपको। देखिए अगर मैं कहता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आना चाहिए, 2.5 जमा 2। हम प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। % d और यहाँ पे हम कर लेते हैं x, एंड x नहीं, x स्कैन तो नहीं कर रहे हम, प्रिंट करते वक्त हम नहीं करते, हम स्कैन करते वक्त एंड लिखते हैं। हाँ ये अब आ 4 आया है। कैसे 4 आया है? 2.2 में से 2.5 में से 0.5 ट्रंकेट हो गया, क्योंकि ये मेरे पास इंटीजर है। अगर मैं इसको ये करूं कि इसको फ्लोट में करो, ये इस आंसर को फ्लोट कर दो, जितना भी ये आंसर है इसको मैं इसमें लिख देता हूँ कि जो भी आंसर आता है ये फ्लोट आ जाए, फिर शायद ये मुझे देखते हैं फिर क्या करते हैं। ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं।
4 दे रहा है। उसकी वजह है कि यहाँ पे मैंने इंटीजर लिखा है, ये 5.0 होता और ये 2.0 होता, और इसको 2.0 करते, और यहाँ पे फ्लोट इसलिए दे रहा है कि ये मेरे पास नंबर इंटीजर है। सर अगर इधर इस तरफ पे हमने फिर फ्लोट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो उधर फ्लोट लिखने की भी जरूरत है। इधर मैंने ये डी लिख दी है ना, इसको भी एफ लिखते हैं। इधर फिर फ्लोट की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे पास सारा कुछ फ्लोट आ रहा है। 4.5 आ रहा है, ठीक है। इसको ज़रा हम ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं, तो देखते हैं पहले वो डिवाइड कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसको इस तरह से प्रोग्राम बनाएं और कैलकुलेट करके देखें कि किस तरह हो रहा है। फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में आप बताएं कि लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, राइट टू लेफ़्ट जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, ठीक है। ठीक है, पहले 2 चैप्टर्स की